कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड करवा दिया है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वीडियो देखने के बाद वहां जाइएगा और सभी क्वेश्चंस का टेस्ट लगा लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आप अच्छे से इन चीजों को रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। एक्चुअली अभी डीप नॉलेज ग्रुप का एक फर्म है, उसने दुनिया के 200 कोरोना प्रभावित देशों का सर्वे किया और इस सर्वे में स्विट्जरलैंड को सबसे सुरक्षित देश का स्थान दिया गया है। पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे है इजराइल। अच्छा, ये 200 देशों की लिस्ट है, तो 200वें नंबर पे कौन सा देश रहा? साउथ सूडान रहा। और भारत किस नंबर पे रहा? भारत 56 नंबर पे रहा है। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, मतलब सबसे सुरक्षित है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लो। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है स्विस फ्रैंक। प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आपका हेडक्वार्टर है WHO का, और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आपका हेडक्वार्टर है फीफा का। और अभी दो आपको पॉइंट बताता हूँ स्विट्जरलैंड से जो भी करंट अफेयर्स में थे। एक तो स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं मोनिका कपिल मोहता, ये फीमेल है। और स्विट्जरलैंड के एक टेनिस प्लेयर का नाम भी याद रखना, रॉजर फेडरर नाम है इनका। और फोर्ब्स की जो सबसे अमीर यानी कि हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पर थे ये रॉजर फेडरर। फिर हाल ही में किस देश ने सोहो जोधा नाम की एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। अब ये क्या है? तो जो रोगी कोविड-19 से ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा निकाल करके कोविड-19 के मरीजों तक पहुंचाने की एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाया गया है ताकि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू उनका इलाज किया जा सके। प्लाज्मा थेरेपी तो आपको मैंने कई बार बता दिया है, मतलब जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो ठीक हो गए हैं तो उनका प्लाज्मा निकाल करके अब जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनका उससे इलाज किया जाएगा। इसे ही कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। और प्लाज्मा थेरेपी, अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन याद रखूं इससे, भारत का पहला राज्य प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला तो केरल आंसर होगा। और भारत का पहला सरकारी अस्पताल प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला तो उत्तर प्रदेश का है किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ है। उसके अलावा अभी प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाला जो पहला व्यक्ति है भारत का, वो कहां से है? वो कर्नाटक से है। कर्नाटक में ठीक हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्लाज्मा थेरेपी से, आप याद रखना। बाकी अगर यहाँ पे बांग्लादेश की बात करेंगे तो कैपिटल है ढाका और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा निसर्ग नाम का जो तूफान उठा था अरब सागर से गुजरात की तरफ आया था, और उसका नाम किसने रखा था? निसर्ग बांग्लादेश ने रखा था। उससे पहले जो बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा था जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ तबाही मचाई थी, क्या नाम था उसका? अम्फान। उसका नाम रखा था थाईलैंड ने। ये आप याद रखना। बांग्लादेश से और याद रखो कि ई पासपोर्ट सुविधा देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज भी किया अभी हमने, संप्रीति 9। कहाँ पे किया था? मेघालय के उमरोई में। फिर अभी किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्तरीय कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो अभी हैदराबाद की पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिल करके घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये स्त्री नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। स्त्री की फुल फॉर्म क्या होती है? शी ट्रायम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। फिर हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा NHAI। NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। एक्चुअली में अभी NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लीक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया है ताकि कोरोना वायरस के समय NHAI के जो भी कर्मचारी है वो बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना फाइलों को छुए काम कर सकें। तो अब सारे काम इसके ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पहला संगठन बन गया है। NHAI स्थापना 1988 में हुई और NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। फिर हाल ही में जारी प्रकृति सूचकांक 2020 यानी कि नेचर इंडेक्स 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, ये चाइना का है। अच्छा, इस नेचर इंडेक्स 2020 में टॉप पे तो ये चाइना का चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस रहा है। भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में टॉप पे रहा है? तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि पूरे विश्व में 160वें नंबर पर है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? किसने किया जारी? नेचर रिसर्च ने इसको जारी किया है। अब इंस्टीट्यूट्स की बात है तो 2 क्वेश्चन का आपको
फिर से रिवाइज कराता हूँ। अभी कुछ समय पहले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें भारत में टॉप पे रहा था IIT बॉम्बे, जो कि वर्ल्ड में 172 नंबर पे था, और वर्ल्ड में टॉप पे था USA का MIT मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उससे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई थी, जिसमें भारत का टॉप था IISc बेंगलुरु, और वो विश्व में 36 नंबर पे था, और उसमें टॉप पर था चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी, तो वो भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 जून को। हर साल 14 जून को ही मनाते हैं, और रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। कौन मनाता है? WHO मनाता है। अच्छा, 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म होता है इस दिन, और साइंस में आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, और ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, इसीलिए हम 14 जून को मनाते हैं। अच्छा, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, और इसका एक नारा भी है, एक स्लोगन भी है, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। फिर हाल ही में HDFC के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे पुनः नियुक्त रीअपॉइंट किया गया, तो आंसर होगा केजाद भरूचा को। तो केजाद भरूचा का नाम याद रखना। बाकी निसाब गोदरेज, ये गोदरेज ग्रुप की नई MD CEO बनी है। राजीव टोपनो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके वरिष्ठ सलाहकार बने हैं ये। और VN दत्त नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD बने। HDFC की बात कर लें तो स्थापना 1994 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO इसके आदित्यपुरी हैं। कुछ करंट अफेयर्स से रिलेट कर दें अगर HDFC को, तो अभी इसने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, सीनियर सिटीजन केयर FD योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अब तक 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नाम से सॉन्ग भी रिलीज किया था। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर अभी CSIR ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आपूर्ति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो आंसर हो गया आरोग्य पथ। तो ये पोर्टल हेल्थ केयर नीड्स यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। मतलब मेडिकल सेक्टर में जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो PP किट हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, दवाइयां हो, सब कुछ अवेलेबल हो सकेगा। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, प्राकृतिक सूचकांक 2020 नेचर इंडेक्स 2020 में भारत में टॉप पे रहा था ये CSIR, और पूरी दुनिया में 160वें नंबर पे था। फिर हाल ही में स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली यानी कि स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने अपने 100 एकड़ के क्षेत्र में स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम लगाया है, और आप इस सिस्टम को मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इस स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम से 30% पानी की बचत होगी। अच्छा, इस बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही क्या बोलते हैं? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको कुछ याद आया होगा, अभी इसे भारत और मध्य एशिया में स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। बाकी हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे की बात करेंगे तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020 में प्लेटिनम मान्यता दी थी इसको। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे जो कि दिल्ली में है, तो अभी प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। बाकी कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे, ये केरल में है, और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना था ये। फिर हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया, तो आंसर होगा कैप्टन अर्जुन। तो अभी इंडियन रेलवे ने कैप्टन अर्जुन के नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है ताकि रेलवे स्टेशन पे जो भी पैसेंजर आते हैं या जो भी रेलवे कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग कर सके। और अभी इसे महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। या आपसे अगर रेलवे जोन पूछा जाए तो फिर आप आंसर क्या करोगे? मध्य रेलवे ने, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे कैप्टन अर्जुन में अर्जुन का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। अब रोबोट्स की बात है तो कुछ रोबोट्स अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि केरल ने बनाया था एक रोबोट जिसका नाम है कर्मी बोट, IIT रोपड़ ने बनाया था वार्ड बोट, झारखंड ने बनाया था एक कोबोट रोबोटिक्स, और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहने वाले एक इंजीनियर हैं प्रतीक तिरुड़कर, उन्होंने कोरोबोट नाम से एक रोबोट बनाया था। और इन सब का काम सेम ही है। क्या काम है? हॉस्पिटल्स में जो मरीज हैं उनको पानी दवाई वगैरह देना, मतलब स्वास्थ्य कर्मी की जगह ले लेंगे ये, ताकि स्वास्थ्य कर्मी को किसी इंसान को मरीज के पास न जाना पड़े ताकि वो संक्रमित न हो। ये रोबोट्स उनका काम करेंगे, उनके पास जाने का। ये इन सभी रोबोट्स का काम है।
फिर है भारत किस देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो आंसर होगा जापान। तो जापान और भारत मिलकर के एक चंद्र अभियान शुरू करेंगे जिसे लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन कहा जाएगा। और इस मिशन का लक्ष्य क्या होगा? चंद्रमा की सरफेस पर लैंडर और रोवर को उतारना। और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसे कहते हैं जाक्सा, जाक्सा मतलब होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तो ये लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर बनाएगी। और जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये लैंडर सिस्टम बनाएगा। और इस मिशन को जापान से ही लॉन्च किया जाएगा और इसे H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बात जापान की है तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और टोक्यो ओलंपिक्स जो इस साल होने वाले थे अब ये अगले साल होंगे कोविड-19 के कारण। और यहां से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं इसके शुभंकर मैस्कट, एक तो है मिराई तोवा और एक है सोमाइती। और जापान के नए राजा जो बने थे उनका नाम है नारुहितो। और नए राजा बनने से नए युग की शुरुआत हुई। कौन सा युग? रीवा युग। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और एक प्रश्न काफी एग्जाम में आता है, सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जापान को ही कहा जाता है। एक और करंट अफेयर्स का आपको पॉइंट बताता, अभी मणिपुर के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, उनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और जनवरी में ही, मेरे ख्याल से इस साल के जनवरी में ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें जापान टॉप पे था और भारत 84 नंबर पे था। और अभी आपने पढ़ा भी होगा जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन भी लॉन्च किया था। तो इतने पॉइंट्स है आपको जापान से याद रखने के लिए जो भी करंट अफेयर्स में बन रहे हैं। फिर अभी किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंजाब। तो कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए अभी पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से 30 साल से ज्यादा उम्र के जो भी शहरी और जो भी ग्रामीण जनसंख्या है उनका सर्वे किया जाएगा। बाकी पंजाब की बात करेंगे तो कैपिटल चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जो अभी रिलीज किया था उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पे था। सबसे छोटे राज्यों में आपको याद होगा गोवा टॉप पे था और सबसे बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे था। बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। और अभी पंजाब ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बूट नाम का रोबोट भी बनाया था। और अभी पंजाब ने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 से घटा करके 58 कर दिया। फिर है हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? के वेणुगोपाल नाम है। अटॉर्नी जनरल ये कौन होते हैं? तो ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ये तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। एक और आपने नाम सुना होगा सॉलिसिटर जनरल, ये होते हैं देश के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी। और वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। बाकी संजय कोठारी ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे। और बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। फिर अभी किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। बॉलीवुड एक्टर हैं ये पंकज त्रिपाठी और अभी इन्हीं को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये मूल रूप से बिहार के ही मूल निवासी हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल दिल्ली का एक लुब्रिकेंट कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। मानुषी छिल्लर आदिदास की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और दिया मिर्जा ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं, सद्भावना राजदूत हैं। लेकिन अभी इनका नाम न्यूज में आया था क्योंकि इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और थीम क्या रही इसकी? इसकी थीम रही लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अच्छा, बुजुर्गों से रिलेटेड एक और डे मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। वो हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे 15 जून को एक और डे मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे भी आप बोल दो इसे, ये भी 15 जून को मनाते हैं। फिर नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कैथी लाइडर्स को। अच्छा, ये तो है कैथी लाइडर्स जो कि नासा की पहली महिला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रमुख बन गई है। अभी केथी सुलेवान भी नाम हमने पढ़ा था, ये नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं। और अभी ये न्यूज में क्यों रही थी? क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से जिसे कहते हैं चैलेंजर डीप जो कि मेरियाना ट्रांच में है, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी दुनिया की। बाकी वनिजा रूपाणी ये भारतीय मूल की एक लड़की है और अभी इन्होंने नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा। क्या नाम रखा? इंजीन्यूटी।
राजीव टोपनो की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने ये। और नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष का नाम है जिम ब्रिडस्टीन। इसके अलावा नासा से आपको याद होगा अभी नासा ने रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया था। और अभी नासा ने अपने नए टेलीस्कोप जिसका नाम है डब्ल्यू फर्स्ट, उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा था। और इससे पहले जो नासा का जो टेलीस्कोप था जिसे बंद कर दिया गया उसका नाम क्या था, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप नाम था। उसको अब काम लेना बंद कर दिया नासा ने। फिर अभी किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो ये एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो कि 15 मिनट के भीतर 25 वर्दियों को एक साथ सैनिटाइज कर सकता है। तो क्या नाम है इसका? जर्मी क्लीन नाम है। सुरक्षा बलों की वर्दियों को, उनकी जो ड्रेस होती है उसको कीटाणु रहित करने के लिए है, उन्हें सैनिटाइज करने के लिए है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुई थी। नासा की भी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके हेड है जी सतीश रेड्डी। और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने यूवी डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था और एक ध्रुव्स नाम से DHRUVS नाम से यूवी बेस्ड सैनिटाइजर भी बनाया था। फिर है अभी किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके लिए एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से एक नई सर्विस शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। मतलब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप अपनी सैलरी का 3 गुना तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए लेकिन फिर भी आप ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करके बैंक से पैसे निकाल सकते हो। आप एक तरह का लोन ही समझ लो इसे। बस आपको उस ओवरड्राफ्ट में जो आपने पैसे निकाले हैं उस पर ब्याज देना पड़ेगा। लोन हो गया तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा भाई, बैंक आपको अपने पैसे दे रहा है तो आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा। बाकी इंडिसेंट बैंक की बात करेंगे, अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था ये कोटक महिंद्रा बैंक। अभी वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की थी इसने और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ का नाम है उदय कोटक और अभी इनको CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया था। और HDFC तो कई सारे कारण से अभी न्यूज में रहा, जैसे कि समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया इसने, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया इसने, सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की और हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग भी रिलीज किया। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विस भी शुरू की थी। अच्छा देखो, ये तो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश और इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा बिज प्लेटफॉर्म भी यूज किया था, तो वो भी इंस्टा से शुरू होता है और ये भी इंस्टा से, और दोनों ही आईसीआईसीआई ने ही शुरू किए हैं। फिर है आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अंशुमान शर्मा। तो अभी आईडीबीआई बैंक ने अंशुमान शर्मा को सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बाकी केजाद भरूचा एचडीएफसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर से बन गए, मतलब रीअपॉइंट हुए। विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर से बने, मतलब ये भी रीअपॉइंट हुए थे। और ब्रजेंद्र नवनीत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने। एक और नाम आप याद रखो, TS तिरुमूर्ति का, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे। आईडीबीआई की बात कर लें तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, ये प्राइवेट बैंक हो गया है क्योंकि लास्ट टाइम LIC ने 51% की हिस्सेदारी खरीद ली थी इसमें। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं राकेश शर्मा और इसकी टैगलाइन क्या है? आओ सोचें बड़ा। फिर अभी किसने MSME सेक्टर्स के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपको पता होगा भारत में MSME सेक्टर्स में 6 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स हैं और भारत की जीडीपी में इनकी 29% की हिस्सेदारी है। तो इस सर्विस के जरिए MSME अपने कर्मचारियों को कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि वित्तीय सुरक्षा दे पाएंगे, साथ ही कई तरह की सुविधाएं जैसे कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सब भी दे पाएंगे। और इस अकाउंट की खास बात यह है कि इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी हमने पढ़ा भी था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की ओवरड्राफ्ट सुविधा इसने
शुरू की है, ये याद रखना। इंडसइंड बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे तो, कि मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया। तो देखो पहला कहीं भी नाम आ जाए तो वो आप याद रख लिया करो, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो KYC सुविधा शुरू की थी अभी इसने। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इस तरह से ये भारत का पहला पेमेंट बैंक बना था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO है अनुब्रत विश्वास। तो एक और पॉइंट याद रखो इससे, अभी जनवरी फरवरी की बात है शायद, कि NEFT की सुविधा देने वाला पहला पेमेंट बैंक भी बना था आपका ये एयरटेल पेमेंट बैंक। फिर अभी किसने जर्मी बैन डिवाइस को लॉन्च किया, तो आंसर होगा जी किशन रेड्डी ने। तो जी किशन रेड्डी ये हमारे गृह मंत्रालय में राजकीय मंत्री हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सिकंदराबाद। और अभी इन्होंने ही जर्मी बैन नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है और ये डिवाइस 99.9% जो भी आपका सरफेस हो गया या हवा के जो रोगाणु हो गए यानी कि माइक्रोब्स हो गए उनको मारने में सक्षम है। तो इस डिवाइस को क्वारंटाइन सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वहां पे आप यूज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ये जर्मी बैन है और पीछे ही हम लोगों ने जर्मी क्लीन के बारे में पढ़ा था। वो DRDO ने बनाया था सुरक्षा कर्मियों की वर्दियों को सैनिटाइज करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए, और ये है जर्मी बैन। अच्छा, जी किशन रेड्डी से एक पॉइंट आपको और बताता हूं। अभी गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र सेनानियों के कल्याण को देखने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का पुनर्गठन भी किया है। बाकी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि मंत्री है, मुरैना मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मंत्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और हरिद्वार इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इन्होंने अभी युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। और प्रहलाद सिंह पटेल हमारे पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री हैं, दमोह मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अतुल्य भारत वेबसाइट को इन्होंने लॉन्च किया था। प्रहलाद सिंह पटेल, एक प्रहलाद जोशी भी आप नाम सुनोगे, कोयला मंत्री हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना। फिर अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है, तो आंसर होगा अनमोल नारंग। तो अभी अनमोल नारंग US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली सिख महिला बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया है। इनका जन्म जॉर्जिया में ही हुआ था, लेकिन इनके जो दादा थे वो भारतीय थे, वनिजा रूपाणी। तो ये कई बार मैं आपको नाम बता चुका हूं और ये चीजें अब आपको डेफिनेटली याद हो गई होगी अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे। तो क्या है ये भारतीय मूल की लड़की है और नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इन्होंने रखा है। क्या नाम रखा है? इंजीन्यूटी। मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं ये मनमीत कौर, जिन्हें ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए नामित किया गया। अपर्णा कुमार ये सातों महाद्वीप पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली महिला IPS बनी थी। फिर अभी किस देश ने अपना पहला देशव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX नाम से लॉन्च किया है, तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी 15 जून को ही इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX का मतलब होता है इंडियन गैस एक्सचेंज, ने पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 16 जून को। तो ये दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से ज्यादा प्रवासियों के द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या रही इसकी थीम रही है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अच्छा देखो, ये तो हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। फैमिली से एक और डे हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, वो 15 मई को मनाया इस बार हमने। फिर अभी सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार सिंह को। और ये किनका स्थान लेंगे? राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे। बाकी अंशुमान शर्मा IDBI बैंक के डायरेक्टर बने अभी ये। मनोज आहूजा ये CBSE के अध्यक्ष बने थे। और जानवी फूकन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। सिडबी मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में स्थापना हुई थी। लखनऊ UP में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CMD है मोहम्मद मुस्तफा। फिर है मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम अभी किसके नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता हैं ये ग्रेटा थनबर्ग, और अभी इन्हीं के ऊपर हाल ही में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा है। और क्या नाम रखा है? थनबर्ग जीन नोव। क्या नाम है? थनबर्ग जीन नोव। और इसकी मकड़ी की नई प्रजाति की खोज किसने की है? जर्मन के मानव विज्ञानी है पीटर जैगर ने। अच्छा देखो, नाम रखने की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स हैं ये। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात है, एक स्नेल, घोंगा जिसे कहते हैं, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा था। क्या नाम रखा था? क्रास्पेडोट्रोपेस ग्रेटा थनबर्ग। इसके अलावा अभी एक कीट यानी कि कीड़े का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। क्या नाम रखा था? नेलोपटोड्स ग्रेटी। उसके अलावा अभी पिछले साल की बात है, मकड़ी की एक नई प्रजाति
का नाम हमारे सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी रखा गया था, मारेंगो सचिन तेंदुलकर नाम रखा था। और एक लेडी गागा का नाम भी आपको याद रखना है, सिंगर है ये। और अभी एक कीड़ा जिसे आप कह सकते हो ट्री होपर, उसका नाम लेडी गागा के ऊपर रखा था। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे। बाकी दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर बनी है ये, 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। एम नेत्रा तमिलनाडु की है ये बच्ची, और अभी इन्हें UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया गया है। फिर हाल ही में शारजाह वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा शाकिर यार मामेदीरोव ने। ये अजरबैजान के चेस प्लेयर हैं जो विजेता रहे, जबकि भारत के जो पेंटाला हरिकृष्णा है ये उप विजेता रहे, यानी कि दूसरे नंबर पे रहे। बाकी ये जो पी मंगेश चंद्रन है ना, अभी इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का खिताब जीता था इन्होंने। और कोनेरू हम्पी इंपॉर्टेंट नाम है, वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था इन्होंने। और इस तरह से ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी थी विश्वनाथ आनंद के बाद, या यूं कह सकते हो पहली भारतीय महिला बनी थी। महिलाओं के केस में पहली हो जाएगा। ये कोनेरू हम्पी आपकी किस राज्य से आती है? तो ये आंध्र प्रदेश से आती है। और कुछ नाम आपको और बताता हूँ। एक तो डी गुकेश का नाम याद रखो, कांस कप जीता था इन्होंने जो कि फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और एक कांस फिल्म फेस्टिवल भी आपने सुना होगा, ये भी फ्रांस में ही होता है। और हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? अजय पटेल हैं। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाते हैं। फिर अभी सिपरी की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? तो आंसर होगा रशिया के पास। कितने हैं रशिया के पास? 6375 हैं, 6375। उसके बाद पास है सबसे ज्यादा 5800 है। उसके बाद चाइना के पास है, कितने हैं? 320 है। मतलब टोटल 9 देश हैं दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। भारत के पास कितने हैं? भारत के पास 150 हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास बात करेंगे तो पाकिस्तान के पास 10 ज्यादा है हमसे, 160 है। लेकिन हथियार होने से कुछ नहीं होता, हिम्मत भी होनी चाहिए। अच्छा, वो 9 देश कौन कौन से हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं? रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर अभी बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संतोष झा को। ये संतोष झा ये अभी तक उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत हैं, लेकिन अब बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत इनको नियुक्त कर दिया गया है। शंभू एस कुमारन की बात करेंगे, अभी फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। गायत्री कुमार की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बनी ये। रवीश कुमार फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं। अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त को लेकर के और भी नाम आपको याद रखने हैं, और इन पे एक डेडिकेटेड ऑडियो मैंने बना दिया है, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एम्बेसडर और उच्चायुक्त को लेकर के, उनका एक डेडिकेटेड स्पेशल ऑडियो मैंने बना दिया है। उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे सुन सकते हो। और इनका क्विज भी मैंने अपनी एप्लीकेशन पे बना के रख दिया है, तो आप वो ऑडियो वहां से सुन लो। और प्रैक्टिस करने के लिए इनका क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। टॉपिक वाइज वाले में देखना, वहां आपको मिल जाएगा ये। बाकी बेल्जियम की बात कर लें तो इसके कैपिटल ब्रुसेल है, और ब्रुसेल में आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। यहीं पे आपके वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी है, नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और अभी बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सोफी विल्म बनी थी। याद रखना 2021 में जो आपके इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो भी बेल्जियम में होंगे। अभी फीफा रैंकिंग आई थी और उसमें भारत 108वें स्थान पे था और टॉप पे यही था बेल्जियम। फिर मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश भारत में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो 57,000 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉकडाउन के समय मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था छत्तीसगढ़, लेकिन अब बन गया उत्तर प्रदेश। तो ये आप अपडेट कर लेना चीजों को। फिर अभी किसने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। ये एक एनजीओ है और अभी इसी ने प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। क्यों मिला इसे? तो बंजर भूमि के पुनर्वास यानी कि रिहैबिलाइजेशन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की महिलाओं ने जो योगदान दिया उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला।
अच्छा, एनजीओ की बात चल रही है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा सीड्स को। ये आपको याद होना चाहिए। सीड्स मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। बाकी यहाँ पे जो BRAC लिखा हुआ है ये बांग्लादेश का एनजीओ है। और क्यों न्यूज में रहा था ये? क्योंकि वर्ल्ड के टॉप एनजीओ की लिस्ट में 5वें साल ये टॉप पे रहा। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ये आपका इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके निदेशक है PV सतीश। फिर है हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कितने स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 43 नंबर पे रहा। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो पिछले साल भी भारत 43 पे था और इस बार भी भारत 43 पे है। अच्छा, टॉप पे कौन है? टॉप पे है सिंगापुर। और इसको जारी किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने इसको जारी किया है। और उसने ये भी बताया कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा में कम निवेश कर रहा है, इसी कारण से इसके रैंक में कोई सुधार नहीं हुआ है। फिर है हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI प्राप्त करने के मामले में किस स्थान पर रहा? भारत 9वें स्थान पर रहा। अब अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई विदेशी व्यक्ति या कोई कंपनी भारत में आकर के अगर इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 को जारी किया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत 2019 में FDI का नवा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है और सबसे ज्यादा FDI आया USA में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2018 में भारत में जो FDI आया था वो $42 बिलियन था, लेकिन इस बार 2019 में ये बढ़ करके $51 बिलियन हो गया और इस तरीके से विश्व में भारत FDI प्राप्त करने के मामले में 9वें स्थान पर रहा। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा FDI किस देश से आया था, तो आंसर होगा सिंगापुर। कितना आया था? $14.67 बिलियन आया था। भाई टोटल तो हमने कहा कि $51 बिलियन आया और सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया। और सिंगापुर से कितना आया? $14.67 बिलियन। ये आपसे नहीं पूछेंगे वैसे तो 14.67 डिजिट ये नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल सा पूछेंगे सबसे ज्यादा कहां से आया? सिंगापुर से आया। FDI से एक प्रश्न और याद रखो, अभी डिफेंस सेक्टर में FDI 50% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन के पार पहुंच गया पहली बार। कितना हो गया? 501.70 बिलियन हो गया। ये 5 जून तक का डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल सा आप याद रख लो, 500 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। और इस तरह से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पे आ गया। टॉप पे चाइना है, मतलब चाइना के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। तो इस एक के क्वेश्चन में मैंने आपको 4-5 पॉइंट बता दिए, सारे आप ध्यान रखना। फिर है भारत पहली बार किस देश की 75वीं विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो भारत अपनी तीनों सेनाओं जैसे कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना को रशिया भेजेगा। तो मास्को में होने वाली है विजय दिवस परेड, तो उसमें ये सैनिक हिस्सा लेंगे। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। भारत के टोटल 75 सैनिक जाएंगे, 25-25-25 करके। वैसे तो ये जो विक्टोरिया डे है ये 9 मई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण जो इसका इवेंट है ये थोड़ा लेट हो रहा है, 24 जून को आयोजित किया जा रहा है। फिर हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जून को। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना। और थीम क्या रही इसकी? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। फिर एक चौथे एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा बहरीन। तो अभी एशियन पैरालंपिक कमेटी ने ये घोषणा की है कि चौथे एशियाई युवा पैरा खेल ये 1 से 10 दिसंबर तक 2021 में बहरीन में आयोजित किए जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये तो है एशियन यूथ पैरा गेम्स। अगर यहाँ से पैरा हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? एशियन यूथ गेम्स, जो कि आपके 2021 में ही होंगे। लेकिन वो कहाँ पे होंगे? वो चाइना के शांटाओ में हो। कुछ और यूथ गेम्स हैं वो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, जैसे कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ये पहले 2021 में होने वाले थे, अब ये 2023 में होंगे। समर यूथ गेम्स ये 2022 में होंगे, ये आपके सेनेगल में होंगे, सेनेगल की डकार में। और विंटर यूथ गेम्स, अगर विंटर यूथ गेम्स की बात करेंगे तो ये 2024 में होंगे, साउथ कोरिया के गैंगवॉन में होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें साथ के साथ। और एशियन पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दुबई UAE में है। फिर अभी दादाभाई नारोजी की बायोग्राफी जिसका नाम है नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसको रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा दिनयर पटेल। ये इतिहासकार हैं दिनयर पटेल और अभी इन्होंने ही
दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अच्छा, यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वृद्ध पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अपने जीवन काल में जिसका नाम है निर्धनता और भारत के ब्रिटिश शासन। ये एक महान देशभक्त नेता थे। बाकी मेघा मजूमदार बर्निंग नाम का नॉवेल लिखा था। शोभा डे लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नाम की बुक लिखी। मोहम्मद अब्दुल मन्नास बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। फिर ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वैसे तो डेजर्ट से ही आप समझ लोगे कि इसका आंसर राजस्थान होगा। अब इसमें क्या है, तो पाकिस्तान, चाइना वगैरह से जो भी गुप्तचर हैं जो राजस्थान में छुपे हुए हैं उनको पकड़ेगी वहां की पुलिस। और मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले में भी बताया था, अभी करंट की न्यूज है। इसी ऑपरेशन के थ्रू 2 रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था जो कि ISI को जानकारी दे रहे थे, इंटरनल जानकारियां दे रहे थे। अब बात राजस्थान की है तो आपको याद होगा अभी राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके इसके लिए राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी अभी मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। उसके अलावा याद रखना भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक अंतर्देशीय खारे पानी की झील आपकी कौन सी है? सांबर झील है। और लोकसभा के जो आपके 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो राजस्थान से ही आते हैं। राजस्थान में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। BCCI लोकपाल का नाम बताइए जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आंसर होगा DK जैन। 1 साल कार्यकाल पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनका कार्यकाल 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो आपको सिंपल से इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है? DK जैन। बाकी पिनाकी चंद्र घोष की बात करेंगे, ये आप जानते हो भारत के पहले लोकपाल थे, 2019 में बने थे। नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनका भी अभी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और KK वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं ये, और अभी इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ये मैंने आपके लिए ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं जिनके कार्यकाल अभी बढ़ाए गए हैं, तो याद रखने में आसानी रहेगी आपको, कोरिलेट करना आसान हो जाएगा, कहने का मतलब है। बाकी अगर BCCI की बात करेंगे तो स्थापना 1928 में हुई। BCCI मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मुंबई में हेडक्वार्टर है वानखेड़ा स्टेडियम में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है, 39 नंबर के हैं। सौरव गांगुली से एक पॉइंट और याद रखना, अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे टोक्यो ओलंपिक तो इस साल नहीं हो रहे, ये तो अगले साल शिफ्ट हो गए हैं। और सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और BCCI के सचिव बने हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। और BCCI अभी एक और कारण से न्यूज में था, इसने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 18 जून को। इसे हर साल 18 जून को ही मनाया जाता है। अच्छा, ये गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं पाक कला। सिंपल शब्दों में बात करें तो भोजन बनाने की कला को ही कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो दुनिया भर में टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और गैस्ट्रोनॉमी से आपको कुछ याद होगा, मैंने आपको बताया भी था, 2019 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया था, एक तो मुंबई को और एक हैदराबाद को। हैदराबाद को तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में और मुंबई को फिल्मों के लिए। फिर है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? आंसर होगा, पहले तो याद रखो, 2 साल के लिए। गैर स्थायी सदस्य मतलब नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है ये इसका, और ये पहली या दूसरी बार नहीं, 8वीं बार इसका मेंबर बनाए, ये भी आप याद रखना। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन में 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये हर 2-2 साल में बदलते रहते हैं। तो इन्हीं 10 अस्थायी सदस्यों में भारत ने इस बार सीट जीत ली है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी चुना गया है। तो आप तो भारत का याद रखना। अच्छा, यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किस महीने में रहेगी, तो अगस्त 2021 में।
देखो, इसका ये 2 साल का कार्यकाल तो 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष पद जो है ना, वो हर महीने किसी एक देश के पास होते हैं। इसके टोटल 15 मेंबर हो गए, तो हर महीने इसकी अध्यक्षता किसी न किसी एक देश के पास रहेगी। तो भारत के पास इसकी अध्यक्षता आएगी अगस्त 2021 में, 2022 में भी आएगी 1 महीने के लिए। तो बस ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आपको ध्यान रहे। अच्छा, भारत अभी और किस कारण से न्यूज में था, अभी आपको याद होगा, भारत इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टेक ट्रेन का संचालन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। उसके अलावा अभी भारत ने अपना पहला देशव्यापी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX नाम से लॉन्च किया था। फिर अभी किस इंश्योरेंस कंपनी ने ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा HDFC एर्गो। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नाम से इंश्योरेंस लॉन्च किया है, और इसके लिए उसने यूनाइटेड किंगडम की ट्रोपोगो स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। अब एक्चुअली में ये है क्या, तो बेसिकली आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे रही है ये। तो इस पॉलिसी के थ्रू जो भी ड्रोन मालिक हो गए या ड्रोन को ऑपरेट करने वाले हो गए, अगर उनके ड्रोन से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंच जाता है या किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लग जाती है, तो उसी के लिए ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो इसमें आप 10 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। बाकी ICICI बैंक की बात करेंगे, अभी इसने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। IDBI बैंक बात करेंगे, अभी इसके नए निदेशक बन गए कौन, अंशुमान शर्मा। और HDFC बैंक तो काफी कारण से न्यूज में था। एक तो समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया था, सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ये सॉन्ग भी इसने रिलीज किया था। बाकी HDFC एर्गो की बात करेंगे, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं रितेश कुमार। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा 2 को। अब ये 2 इंडियन कंपनी कौन कौन सी है, एक तो है जेस्ट मनी और एक है स्टीलैप, STELLAPPS स्टीलैप। ये जो जेस्ट मनी है, ये आर्टिफिशियल बेस्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को किफायती लोन सुविधा देती है। और जो स्टीलैप्स है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण का काम करती है, मतलब डिजिटलाइजेशन का काम करती है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे आया है, जान लो। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं क्लॉस स्वैब। और आपको अभी याद भी होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के दावोस में। और इसी साल के स्टार्टिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक भी हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में, जहां पे उसने ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की थी, जिसमें भारत 76 नंबर पे था। और टॉप पे कौन था, टॉप पे था डेनमार्क। अच्छा, और कौन कौन सी अभी इसने रिपोर्ट जारी की है, कुछ मैं आपको बताऊं तो, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था, जिसमें भारत 72 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड था। और इसी ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी किया था, जिसमें भारत 74 नंबर पे था और टॉप पे था स्वीडन। और इसी साल आपको याद होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की IT गवर्नर्स कम्युनिटी के चेयरमैन बन गए हैं C विजय कुमार। फिर अभी केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कहां से शुरू किया था, तो आंसर होगा बिहार से। तो जो प्रवासी मजदूर है जो अपने अपने घर लौट रहे हैं, तो उनका रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया है। किसने शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। इसको 20 जून को शुरू किया गया था। कहां से, बिहार के खगड़िया जिले से। बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से इसको लॉन्च किया गया था। और इसके जरिए सरकार की कोशिश रही कि जो स्किल्ड मजदूर हैं, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको काम दिया जाए। तो ये जो अभियान है, ये 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा। ये डेटा याद रखना, 125 दिनों तक। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। इसको शुरू किया गया है, कितने रुपए लगे, तो 50,000 करोड़ रुपए से इसको शुरू किया गया है इस योजना को। बाकी योजनाओं की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत में 200 नगर वन बनाए जाएंगे। उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी शुरू की गई है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए मिलेंगे ताकि वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें। 10,000 रुपए तक का मतलब उनको लोन दिया जाएगा। और स्वामित्व योजना भी अभी शुरू की गई थी, गाँव में जमीन नापी जाएगी उसके थ्रू ड्रोन का इस्तेमाल करके, तो ये भी ध्यान रखना।
फिर अभी मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर के फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा करूर वैश्य बैंक के साथ। अब इसमें होगा क्या? तो अगर आप मारुति की कार लेने जाते हो तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस होती है उतने का आपको लोन दिया जाएगा। नहीं तो वैसे जनरली होता क्या, आप कार लेने जाते हो तो आपको कुछ तो डाउन पेमेंट देना पड़ता है, उसके बाद जो बाकी अमाउंट होता है उसका आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि आप कार लेने आओ, उसकी जो ऑन रोड प्राइस होगी उतने का ही आपको लोन मिल जाएगा। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, सारा के सारा का लोन उठा लो, आप बस गाड़ी ले जाओ आप। क्योंकि अभी आप देख रहे हो मंदी छा रही है, तो कार कंपनी वाले चाह रहे हैं कि कारें बिके तो पैसा आए, तो ये सब चीजें उसी के लिए करी जा रही है, लोगों को लुभाने के लिए। और साथ में इसमें 6 माह के लिए ईएमआई में छूट भी दी जाएगी आपको। बाकी मारुति सुजुकी की बात करेंगे, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके कुछ समय पहले नए सीईओ बने थे केनिची आयुकावा। और करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? करूर में है। करूर आपके तमिलनाडु में पड़ता है। इसके सीईओ का नाम है पीआर शेषाद्री। और आपको याद भी होगा करूर वैश्य बैंक ने ही प्रीपेड कार्ड शुरू किया था जिसे कहते हैं एनकाशु कहते हैं उसे। फिर अभी किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक सरकार राज्य में मास्क, सैनिटाइजर या हाथों को साबुन से धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाने के लिए 18 जून को मास्क दिवस मना रही है। तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य में मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गए, हाथों को साबुन से धोने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाने के लिए इन्होंने 18 जून को मास्क दिवस मनाया, ताकि कोरोना से लड़ाई में इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जा सके। फिर है 75वें 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो आंसर होगा वोल्कान बोजकिर को। ये जो वोल्कान बोजकिर हैं ये टर्की से हैं और अभी इन्हीं को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। देखो ये महासभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 1 साल के लिए होता है और अभी तक जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था तिजनानी मोहम्मद बांदे, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। और अब नए बन जाएंगे वोल्कान बोजकिर, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब बाकी कार्मेन रेनहार्ट वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है ये, और थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बाकी तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये मार्कोस ट्रायोजो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की बात कर लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और यही कारण है हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में भी मनाया जाता है और एक और कारण से हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं 24 अक्टूबर को? नेशनल फूड डे मनाते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल सिंपल सा, वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं? हिंट दे देता हूं। वैसे मैं डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में काफी बार आपसे पूछ चुका हूं और काफी बार आप बता भी चुके हो, फिर भी चलो बता दो कब मनाते हैं। अक्टूबर के महीने में ही मनाते हैं, बताओ अब। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और पुर्तगाल से एक खिलाड़ी भी आते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया? टीएस तिरुमूर्ति को। ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एक किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कुबाटबेक बोरोनोव। बोरोनोव से याद रख लो, याद रह जाएगा नाम। एक्चुअली अभी आपको पता होगा किर्गिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका नाम क्या था जिन्होंने इस्तीफा दिया? उनका थोड़ा टिपिकल नाम था मुखमल्दकली अबिलगाजीयेव, लेकिन अब तो वो चले गए, तो नए का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? बोरोनोव, कुबाटबेक बोरोनोव। बाकी मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जोरान मिल्नोविच क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने और रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने। किर्गिस्तान की बात कर लेते हैं तो 2 पॉइंट आप याद रख लो। इसका कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट का नाम बता सकते हो क्या? सोरोनबाई जीनबेकोव। सोरोनबाई जीनबेकोव यहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, बुक वाला क्वेश्चन आ गया और इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा आपके। क्या है भैया कि क्लारा एंड द सन उपन्यास और नॉवेल को किसने लिखा है? तो आंसर होगा काजुओ इशिगुरु ने लिखा है। और काजुओ इशिगुरु के कारण ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको और इन्होंने ही ये इनका नॉवेल लिखा है। क्या नाम है? क्लारा एंड द सन। लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। बाकी कभी भी लॉन्च किया जाए आपके एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा। अच्छा देखो, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके लिए। 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भाई 2020 का तो अभी दिया नहीं गया है, तो 2019 का आपको याद होना चाहिए।
अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोबेल पुरस्कार वाले टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि किस फील्ड में किसको मिला है। कुछ भी हो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लिटरेचर का भी याद रख लो किसको मिला था, पीटर हैंडके को मिला था। बाकी दिनकर पटेल, अभी इन्होंने दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मेघा मजूमदार ने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है अ बर्निंग। और जेके रोलिंग आप जानते ही होंगे इनको, तो हैरी पॉटर सीरीज लिखी है इन्होंने। और अभी इन्होंने नई बुक लिखी है जिसका नाम है द इकाबोग। फिर अभी किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसको बोला जा रहा है सरल, इसको शुरू किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने। तो अभी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किफायती होम लोन स्कीम सरल को शुरू किया है। मतलब इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जिनकी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए या उससे कम है। तो इसमें लोन आपको 35 लाख रुपए तक का मिल सकता है और आपकी जो ब्याज दर रहेगी, इंटरेस्ट रेट 7.98% रहेगी। और जो लोन का टाइम पीरियड रहेगा चुकाने का वो 20 साल का रहेगा मैक्सिमम। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी क्या किया था, एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की थी। और इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था ये। और कोटक महिंद्रा बैंक ये वीडियो केवाईसी की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है सैलरी अकाउंट्स के लिए। अभी हम आगे एक प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू कर दी है आईसीआईसीआई बैंक ने, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि वीडियो केवाईसी को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा है या आईसीआईसीआई बैंक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वो हम आगे क्लियर करेंगे। बाकी अभी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की बात करेंगे तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची, एमडी सीईओ है अनिरुद्ध कमानी। फिर अभी किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने ही अभी नई दिल्ली में आई लैब, जिसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब यानी कि संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला, इसको लॉन्च किया है। और ये भारत में लॉन्च की गई पहली आई लैब है। तो ये जो आई लैब है ये देश भर में कोविड-19 के परीक्षणों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? देखो, इसका मेन उद्देश्य यही है, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए या दूर दराज के जो इलाके हो गए जहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या जहाँ की कनेक्टिविटी कम रहती है, तो वहां जाकर के कोविड-19 के लिए सैंपल कलेक्ट करना और उनका परीक्षण करना। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एचआरडी मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, और अभी इन्होंने युक्ति पोर्टल 2.0 को भी लॉन्च किया है। इससे पहले वाला भी इन्होंने लॉन्च किया था और ये दूसरे वाला भी इन्होंने लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना एमपी इनका निर्वाचन क्षेत्र है, और अभी इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं हमारे। और जी किशन रेड्डी, इन्होंने अभी जर्मी बेन नाम का डिवाइस लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात कर ले तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली, और अभी इन्होंने कुछ समय पहले एक बुक भी लॉन्च की थी जिसका नाम है कोविड कथा। और इनसे एक और इम्पोर्टेंट याद रखो पॉइंट कि WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फिर भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित की गई है? सही उत्तर होगा मध्य रेलवे जोन में। आत्मा मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे अभी इसे लगाया गया है कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, ये टिकट को चेक करेगी, साथ में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी माप सकती है, किसी ने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है ये भी ये चेक करेगी। तो ये है आत्मा मशीन। बाकी दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपकी सिकंदराबाद में है। और अभी इन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट की सहायता करने के लिए एक रोबोट भी बनाया था जिसका नाम क्या है? रेल बोट। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका कोलकाता में है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहां पर है? ये आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। फिर विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। हर साल 19 जून को ही मनाते हैं। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। बेसिकली ये एक वंशानुगत समस्या है। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो गोल होती है और उनका जो टाइम पीरियड जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। पर सिकल सेल रोगी में जो ये आरबीसी है इसका आकार गोल नहीं होता है, डिस्क की तरह होता है, हंसिए की तरह का होता है, और ये काफी सख्त हो जाती है और इसका जो जीवन काल है मात्र 10 या 20 दिन का रह जाता है। तो सिंपल सा याद रखो, विश्व सिकल सेल दिवस हम कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और नाम बदल करके क्या कर दिया?
कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। और नाम बदलने की बारी है तो अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल लिया और बदल करके क्या कर लिया, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम, ये आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर हाल ही में किस शहर में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी देने के लिए एयर वेंटी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी आईसीयू बेड या वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकता है कि अभी ये अवेलेबल है या नहीं है। और बेड वगैरह की बात है तो आपको याद होगा दिल्ली में भी हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड खाली नहीं है, इनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उस एप्लीकेशन का? कोरोना दिल्ली। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और आ रहा है आपके लिए। अभी मुंबई में ही बाढ़ चेतावनी के लिए, मौसम की चेतावनी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एक तो बेंगलुरु में भी किया था और एक मुंबई में भी किया था। चलो दोनों के आप मुझे नाम बताओ, क्या क्या नाम है उनके। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र की बात चल रही है तो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहीं से। अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम ये महाराष्ट्र के पुणे में अपना बिजनेस सर्विस सेंटर भी खोलेगी, ये भी ध्यान रखना। फिर आपको बताना है कि हमारे देश की, भारत की कौन सी कंपनी 150 बिलियन डॉलर वाली पहली कंपनी बन गई है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मतलब इतने मार्केट कैपिटल वाली ये पहली कंपनी बन गई है देश। अभी आपको पता होगा पहले तो फेसबुक ने इसमें निवेश किया था, 9.99% का शेयर इसका खरीद लिया था। उसके बाद काफी और कंपनीज आई, टोटल अभी तक 11 कंपनियों ने इसमें निवेश कर लिया है। तो इसकी मार्केट कैप तो बढ़नी ही है। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह भी कहा है कि वो कर्ज मुक्त भी हो चुकी है। फिर किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा राज्य के हर ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम की सुविधा स्थापित की जाएगी। और इन केयर होम्स में जो सर्दी या बुखार या खांसी के लक्षण वाले जो लोग हैं वो रहेंगे और फिर उनकी जांच की जाएगी। अगर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें स्पेशल कोविड-19 अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वरना उन्हें ठीक करके घर भेज दिया जाएगा। उड़ीसा से याद रख लो, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में ही इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भी हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा हाईकोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद रफीक बने थे। और नवीन पटनायक को अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड भी दिया था, ये भी ध्यान रखना। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा यानी कि फैसिलिटी बनाई जा रही है? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार साउथ दिल्ली में जो राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर है उसको एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का काम कर रहा है। और इस तरह से ये दुनिया में सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी होगी। इसमें 10,000 बेड होंगे और ये जो सेंटर होगा 22 फुटबॉल मैदानों के जितना बड़ा होगा। और 30 जून तक ये रोगियों के उपचार के लिए तैयार भी हो जाएगा। दिल्ली की बात करेंगे, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा आईआईटी दिल्ली ने एक तो प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च किया था, किसके लिए? कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था डोर टू डोर सर्वे के लिए। एक ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था और 5T प्लान भी लॉन्च किया था कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस किसको मिला था? SN श्रीवास्तव को मिला था। फिर अभी विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। हर साल 20 जून को ही मनाते हैं ये वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? कि दुनिया को याद दिलाना कि भैया शरणार्थी के साथ साथ हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है। और इसकी थीम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है थीम? एवरी एक्शन काउंट्स। फिर अगला प्रश्न आपको बताना है कि खदान व कोयला मंत्री ने अभी किस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सत्यभामा। अच्छा, सत्यभामा का भी मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। और इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ताकि आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिले। और हमारे जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है धारवाड़, कर्नाटक। अच्छा, यहीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
41 यानी कि 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को लॉन्च कर दिया है। और हाँ, कोयले से याद आया, अभी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड इन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, सरस नाम रखा है। अच्छा, सरस को सरल से कंफ्यूज मत कर देना। सरल अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने जब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल को शुरू किया था, तो वो सरल थी, ये सरस है। इसके अलावा करंट फिस्कल ईयर में हमारा कोयले के उत्पादन का लक्ष्य कितना है, 710 मिलियन टन है। और कोल इंडिया लिमिटेड के अभी नए चेयरमैन भी बने थे, प्रमोद अग्रवाल, वो भी नाम याद रखो। फिर है कौन सा बैंक है जो अपने लोन प्रक्रिया, लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और इसी ने अभी सभी प्रकार की लोन प्रक्रिया को, मतलब उनकी प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने की घोषणा कर दी है। चाहे फिर वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, मतलब हर प्रकार के लोन की प्रोसेस अब डिजिटल हो जाएगी। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी हमने पढ़ा था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की थी इन्होंने। एचडीएफसी बैंक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया था इन्होंने। समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान भी शुरू किया था इन्होंने। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था ये। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। सबसे बड़ा पहला बैंक और दूसरा बैंक कौन सा है फिर? एसबीआई सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, अभी विजया बैंक और देना बैंक का विलय भी हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में। विलय मतलब होता है मर्ज हो चुके हैं ये, और ये मर्जर अभी 1 अप्रैल 2020 से लागू भी हो गया। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन है हसमुख अधिया, एमडी सीईओ का नाम है संजीव चड्डा। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन आपको याद रखनी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ जो भी बैंक आपके न्यूज में है कम से कम उनकी तो आप टैगलाइन याद रखो। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। फिर एक किसे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। इसको अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और इसी के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये उर्जित पटेल। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, और उर्जित पटेल किनका स्थान लेंगे? तो विजय केलकर का स्थान लेंगे। अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। बाकी अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है ये। ब्रजेंद्र नवनीत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे। और टीएस तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने ये। फिर JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा ये दोनों को, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। सौरव गांगुली तो आप जानते हो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सुनील छेत्री ये हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन है, साथ में ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के भी कैप्टन है, और इन्हीं को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ये JSW सीमेंट है, अभी हमने JSW स्टील भी पढ़ा था, और JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना। बाकी कुछ अभी रिसेंटली न्यूज में रहे थे ब्रांड एम्बेसडर, वो भी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। तो एक तो याद रखो मानुषी छिल्लर का नाम, आदिदास की बनी थी ब्रांड एम्बेसडर, और करीना कपूर अभी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और टाटा पावर के शार्दुल ठाकुर बने थे। उसके अलावा शेफाली वर्मा ये पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। फिर है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा सिडबी के साथ। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आपको बता चुका हूं क्या है ये, कि इसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब जो सड़क के किनारे जो छोटे मोटे ठेले वगैरह लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं, उन्हें 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकें। तो अभी इसी के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है ताकि इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड कराया जा सके। अच्छा, हमारे आवास व शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। सिडबी की बात कर लेते हैं। सिडबी स्थापना 1990 में हुई थी, हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है, और इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफा। अभी इसमें एक नया अपॉइंटमेंट भी हमने देखा था, नए डायरेक्टर बने इसके, देवेंद्र कुमार सिंह। और अभी सिडबी ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के एक स्टार्टअप फंड भी बनाया है। उसके अलावा अभी अप्रैल की बात है, सिडबी ने MSMEs को आपातकालीन ऋण मुहैया कराने के लिए सेफ प्लस योजना भी शुरू की थी। यहाँ पे सेफ का मतलब होता है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। इसके अलावा अभी सिडबी ने स्वावलंबन एक्सप्रेस को भी शुरू किया था नए बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। तो इन सब कारण से अभी सिडबी भी न्यूज में था, ये भी ध्यान रखना।
फिर है ऑटिस्टिक प्राइड डे 2020, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। देखो ऑटिज्म के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक तरह का मानसिक रोग होता है। इसमें मस्तिष्क का डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाता है और व्यक्ति इसमें अपने में ही खोया रहता है। और ये जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि जिन्हें ऑटिज्म है वो अपने आप को किसी से कम न समझें। एक ऑटिज्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वो भी याद रखना, वो 2 अप्रैल को है और उसकी थीम क्या थी? द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। और ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मना रहे हैं? 18 जून को मना रहे हैं। तो ये दोनों याद रखना साथ में। वैसे 18 जून को आपको बता दूं, मणिपुर में 19वें महान जून विद्रोह दिवस के रूप में भी मनाया गया था, क्योंकि मणिपुर में जून 2001 में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए 18 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इसीलिए मणिपुर में 18 जून को इस बार मनाया गया 19वां महान जून विद्रोह दिवस। फिर अगला प्रश्न ये हमारा अवार्ड से है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो, ये भी एग्जाम में आएगा कि किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। तो अभी जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है और इन्हें विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके कामों के लिए ये सम्मान मिला है। और याद रखना, ये सम्मान पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, इसीलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अगर ये दूसरे हैं तो आपके माइंड में जरूर आया होगा कि पहले कौन थे? तो पहले थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको ये सम्मान मिल चुका है। अच्छा, अमर्त्य सेन से आपको क्या याद आता है? देखो 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। उसके अलावा इनके एक साल बाद ही 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं भारत रत्न, वो भी इनको मिल चुका है। और इनसे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूं जो पिछले साल न्यूज में थे। एक तो असमानता पर अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अमर्त्य सेन चेयर यानी कि अध्ययन पीठ की स्थापना की थी। उसके अलावा पिछले साल ही इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्डले पदक से भी सम्मानित किया गया था, तो इस कारण से ये पिछले साल भी न्यूज में थे। बाकी ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रतन लाल का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। शोभा शेखर मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जीता था। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। तो भैया ये क्वेश्चन पूरा ही बारूद का गोला है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आपको बताना है BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम पावह को। तो अभी विक्रम पावह को BMW इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ में ये BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO भी बने रहेंगे। आपको BMW ग्रुप इंडिया से कुछ याद आया होगा, अप्रैल की बात है, BMW ग्रुप इंडिया के जो प्रेसिडेंट और CEO थे रुद्र तेज सिंह, उनका निधन हो गया था। बाकी संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये और अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दिलीप ओमान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं ये। और गोविंद राजुलु चिंटला नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। और ये BMW जो है ये किस देश की कंपनी है? ये जर्मन है, जर्मनी की। उसके अलावा ऑडी जो है वो भी आपकी जर्मनी की है। फेरारी वो आपकी इटली की है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब कक्षा 5वीं तक के सभी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया कि इतने टाइम तक ही आपको ऑनलाइन क्लासेस चलानी है। और इसका कारण क्या बताया कि कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है या फिर डेटा रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसकी वजह से उन्हें पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी कई पेरेंट्स की शिकायतें आ रही है और इसी कारण से ये फैसला लिया गया। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कर्नाटक सरकार ने भी कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया था और अब सरकार ने। तो गाइज ये लीजिए, ये वीडियो हमारा यहीं ओवर होता है। लगभग 70-80 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी क्विज लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। और एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं, अगर इसको लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज जाते जाते इसे एक लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। एक बार कहां पे शेयर करोगे? अगर आपका कोई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, अपने दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हो और मेरी हेल्प कर सकते हो। तो हेल्प करने में कभी पीछे मत रहना। थैंक यू गाइस।